अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, जिस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे पहले हमने जो आज हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक हमने पहले से भी स्टडी किए हुए हैं। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि हमारे पास एक टॉपिक था डिस्प्लेसमेंट का, एक टॉपिक था हमारे पास वेलोसिटी का और एक टॉपिक था हमारे पास एक्सीलरेशन का। हमने उन्हीं टॉपिक्स को फिर से दोबारा से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज होगा। वो चेंज क्या होगा कि अब जो हम डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करेंगे वो होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसी हिसाब से एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन। अब जो वो प्रीवियस टॉपिक हमने पहले से डिस्कस किए हुए, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एक्सीलरेशन, तो अब उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहेंगे? उन कॉन्सेप्ट को कहेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सीलरेशन। अब चूंकि ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि यहाँ पे जो बॉडी है वो मूव कर रही है किसके अंदर? किसी सर्कुलर मोशन के अंदर। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सर्कुलर मोशन क्या होता है, किसको हम कहते हैं। व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन के अंदर मतलब सर्कुलर पाथ के अंदर या सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल के अंदर मूव करती है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी रिमेन सेम, मतलब वो कंटिन्यूसली कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। बट द डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन जो होती है एट एवरी इंस्टेंट रिमेन्स चेंजेस। हर एक पॉइंट पे अगर आप देखें तो वो अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर रही है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो होता है सर्कुलर मोशन के अंदर, वो हमेशा क्या होता है? वो कांस्टेंट होता है। लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे हर एक पॉइंट पे आप देखें तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। तो आपके पास क्या हो गया? एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब उसके मुकाबले में हमारे पास क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ पे हमारे पास लीनियर वेलोसिटी थी, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी होगी। यहाँ पे हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन थी, तो अब हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे? टॉपिक सबसे पहले जो हम इसको स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। लेकिन इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है। किस तरह से हमें यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मालूम करना होगा, या एंगुलर वेलोसिटी मालूम करनी होगी, या एंगुलर एक्सेलरेशन मालूम करना होगा। तो ध्यान से जब एंड तक इसको लाजमी देखेंगे और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है इन तीनों टॉपिक्स का वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। अब आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या है? एक सर्किल है। इस सर्किल के अंदर आप देखें कि यहाँ पे इसकी सरकमफेरेंस पे आपको दो पॉइंट्स नजर आ रही हैं, दैट इज पॉइंट P1 एंड पॉइंट P2। एक बॉडी पॉइंट P1 से लेके पॉइंट P2 तक क्या कर रही है? एक डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, लेकिन कहाँ पे वो डिस्टेंस होगा? उसके सरकमफेरेंस, सर्किल का जो सरकमफेरेंस होता है, जो उसका बाहर वाला जो सर्किल का होता है, तो वो इसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं। और सरकमफेरेंस जो इक्वल होता है वो दैट इज 2πr के इक्वल होता है। अब आप देखें कि पॉइंट P1 से लेके पॉइंट P2 तक बॉडी ने क्या किया? एक डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसको हम कहते हैं पॉइंट P1 से, क्योंकि ये थोड़ा सा कर्व्ड है, इसको हम कहते हैं आर्क लेंथ। ठीक है, अब पॉइंट P1 और पॉइंट P2 ये क्या कर रहे हैं? इनके समय आप देखें आप तो यहाँ पे आपके पास दो लाइंस और नजर आ रही हैं, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। पॉइंट P1 से भी देखें तो वो भी वहां पे कहां पे आ रहा है, कहां पे जाके एक्ट कर रहा है? वो पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्किल पे। इसी हिसाब से पॉइंट 2 से जो हमने रेडियस बनाया है वो भी सेंटर ऑफ द सर्किल। तो यहाँ पे एंगल ट्रेस हो रही है कहां पे? एट द सेंटर ऑफ सर्किल पे। अब इस हिसाब से अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करें, मतलब इसको हम डिफाइन करें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट P1 से लेके पॉइंट P2 तक इन अ सर्कुलर पाथ, या आप इसको सर्कुलर सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्किल कहें। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये पॉइंट P1 से लेके पॉइंट P2 तक क्या है? बॉडी ने क्या कवर किया? एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। ठीक है, तो ये इसकी हो गई डेफिनेशन। सबसे अगर आप देखें आप तो यहाँ पे मैंने दो सिमिलर सर्किल बनाए हैं, मतलब दोनों सर्किल एक जैसे आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसमें भी आप देखें कि वहां पे भी एक एंगल सबटेंडेड हो रही है एट द सेंटर ऑफ सर्किल, तो दूसरे सर्किल में भी आप देखें तो वहां पे भी एक एंगल सबटेंडेड हो रही है, दैट इज थीटा। ठीक है,
तो यहाँ पे भी आप देखेंगे पॉइंट P1 और P2 आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है, दैट इज S यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है आर्क लेंथ को। इसी हिसाब से यहाँ पे भी आप देखें दूसरे सर्कल में भी पॉइंट P1 और P2 आपको शो हो रहा है, और उसके बीच में आपके पास जो डिस्टेंस है जिसको हम आर्क लेंथ कहते हैं वहां पे वो S शो हो रहा है। लेकिन दोनों सर्किल में एक चीज आप नोट करें कि दोनों सर्किल में जो रेडियस है वो आपको सेम नजर आ रहा होगा, क्योंकि सर्किल भी सेम साइज के हैं, एक ही जैसे हैं सर्किल भी, लेकिन आप देखें कि आर्क लेंथ में आपको फर्क नजर आ रहा होगा। इस फिगर में आर्क लेंथ जो है वो थोड़ी सी शॉर्ट है, कम है, लेकिन दूसरी फिगर में आप देखें कि आपको आर्क लेंथ जो है वो थोड़ा सा इसका डिस्टेंस ज्यादा है। इसी हिसाब से अगर हम देखें कि जो आर्क लेंथ है जिसको हम एस से यहां पे डिनोट कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रही है किसके साथ, थीटा के साथ। इसका मतलब है कि जैसे ही आर्क लेंथ इंक्रीज होगी तो उसके दरमियान जो रेडियस के दरमियान एंगल सबटेंडेड हो रही है एट द सेंटर ऑफ सर्किल, वो एंगल भी क्या होगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। पहली वाली फिगर में देखें तो यहाँ पे आपके पास एक छोटी सी एंगल आपको नजर आ रही है, लेकिन दूसरी वाली फिगर में आप देखें कि वहां पे एंगल जो है वो कुछ ज्यादा नजर आ रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आर्क लेंथ है जिसको हम एस से नोट कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रही है किसके साथ, थीटा के साथ। अब जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम रिमूव करते हैं तो उसकी जगह पे हम क्या यूज करते हैं, इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपके पास जो कांस्टेंट होगा दैट इज आर। अब इक्वेशन क्या होगी, एस इज इक्वल टू आर थीटा। आर आपको कहां से मिला, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के बाद। आर यहाँ पे क्या है, आर यहाँ पे कांस्टेंट है। तो दोनों सर्किल में आप देखें कि रेडियस आपको सेम नजर आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन आर्क लेंथ में आपको फर्क नजर आ रहा है। अगर एक सर्किल की आर्क लेंथ कम है, दूसरी की आर्क लेंथ ज्यादा है, तो उसकी वजह से इसकी एंगल जो सबटेंडेड हो रही है वो भी इंक्रीज हो रही है। अगर वो कम डिस्टेंस वाला है तो वहां पे छोटी सी एंगल है, लेकिन अगर डिस्टेंस ज्यादा है, आर्क लेंथ ज्यादा है, तो उस हिसाब से इसकी एंगल भी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब जब हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव किया तो उसकी जगह पे क्या आ गया, आर हो गया। आर यहाँ पे रेडियस को रिप्रेजेंट करता है और रेडियस यहाँ पे क्या है, वो है कांस्टेंट। इसी हिसाब से अगर मैं थीटा को बाहर निकालूं, क्योंकि जो एंगल सबटेंडेड हो रही थी एट द सेंटर ऑफ सर्किल उसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया हुआ है। एक्चुअल में थीटा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। तो यहाँ पे थीटा जब बाहर आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू किसकी इक्वल है, एस की इक्वल है। तो आर जो थीटा के साथ मल्टीप्लाई में वो क्या हो जाएगी, वो डिवाइड में आ जाएगी। तो आपके पास इक्वेशन क्या हो गई, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। थीटा यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पे एस जो है वो एक आर्क लेंथ है, एसआई यूनिट जो इसका होगा वो मीटर्स होगा। इसी हिसाब से रेडियस भी एक लेंथ की तरह है तो उसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। तो दोनों का यूनिट जो अगर हम वहां पे लिख रहे हैं तो मीटर अपॉन मीटर हो गया, तो मीटर मीटर तो कैंसिल हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का तो कोई यूनिट ही नहीं बनता। लेकिन एक स्पेशल केसेस के अंदर इसका एक यूनिट है जिसको हम कहते हैं रेडियन। अगर आपको याद है कि हमने एक टॉपिक किया था चैप्टर नंबर 1 के अंदर, दैट इज सप्लीमेंट्री यूनिट्स। उसके बाद हमारे पास एक प्लेन एंगल थी और एक हमारे पास सॉलिड एंगल थी। तो प्लेन एंगल को हम मेजर कर रहे थे किसके अंदर, रेडियन के अंदर, और सॉलिड एंगल को हम मेजर कर रहे थे किसके अंदर, स्टेडियन के अंदर, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट इसको थोड़ा सा याद करें तो वो आपको चीज अच्छी तरह से वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो एसआई यूनिट क्या हो गया, इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट इज रेडियन, ठीक है। एक स्पेशल केस के अंदर सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अंदर सिर्फ दो ही यूनिट्स होते हैं, एक होता है रेडियन, दूसरा होता है स्टेडियन, ठीक है। ये एक तीसरी कैटेगरी है। एक आपके पास फंडामेंटल बेस यूनिट्स होते हैं, दूसरे पास हमारे पास ड्राइव यूनिट्स होते हैं, और तीसरी कैटेगरी होती है वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। मोस्टली ये यूनिट्स जो यूज किए जाते हैं वो तकरीबन ज्योमेट्रिकल के फिगर्स वगैरह जो होती हैं उसके अंदर हम इसको मोस्टली ज्यादा यूज करते हैं। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा इस टॉपिक को और ज्यादा, और अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन है बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। एक्चुअल में थीटा जो होता है उसको हम रेडियंस में भी मेजर करते हैं, दूसरी अगर हम देखें तो उसको हम डिग्री के अंदर भी मेजर करते हैं, और तीसरा अगर इसका यूनिट देखें तो हम इसको रेवोल्यूशंस के अंदर भी मेजर करते हैं। तो यहाँ पे इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जो थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक तो इसका यूनिट हो गया रेडियन, दूसरा इसका यूनिट हो गया डिग्री, और तीसरा इसका यूनिट हो गया रेवोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री।
अब आपको पता है कि वन कंप्लीट रेवोल्यूशन जो होता है, सर्किल का वन कंप्लीट रेवोल्यूशन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो S इज इक्वल टू 2πr के इक्वल होता है। अगर उसकी एंगल के हिसाब से देखा जाए द वन कंप्लीट रोटेशन में थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, डिग्री कितना होगा, देयर आर 360 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, 360 डिग्री। मतलब वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक चक्कर जो होता है वो एंगल के हिसाब से किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। बट वी नो दैट S इज इक्वल टू आर थीटा, जो अभी अभी हमने रिलेशन ड्राइव किया, S इज इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ पे एस जो है वो सरकमफेरेंस है, और सरकमफेरेंस आपका किसकी इक्वल है, 2πr के। इसी हिसाब से जो थीटा हमारे पास है उसकी एंगल जो है वो कितनी है, 360 डिग्री। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन के सरकमफेरेंस 2πr इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसी हिसाब से अब आप देखें कि जो 2π रेडियन है, क्योंकि वहां पे भी आप देखें कि S इज इक्वल टू आर थीटा है, S की जगह पे आपके पास आ गया 2πr, और यहाँ पे आर थीटा, थीटा का वैल्यू आपके पास कितना है, 360 डिग्री। तो यहाँ पे 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो आर आर यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। एक आर थीटा था, दूसरा 2πr था, तो आर आर यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देयरफॉर 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। टू जो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में है, पाई के साथ मल्टीप्लाई, अगर इसको इज इक्वल तरफ लेके जाया जाए तो फिर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब है कि ये क्या हो गया, पाई रेडियन। पाई रेडियन किसके इक्वल है, 360 डिवाइडेड बाय 2। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 डिग्री। इसका मतलब है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। इसी हिसाब से अगर पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई में है रेडियन के साथ, अगर पाई को वहां पे लेके जाए, इज इक्वल तरफ लेके जाए, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, दैट इज 1 रेडियन। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। वी नो दैट पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14। अगर आप इस 180 डिग्री को 3.14 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, इसी हिसाब से अगर हमने यहाँ पे देखा कि 1 रेडियन जो होता है वो 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। इसी हिसाब से फिर से इक्वेशन को दोबारा से हम देखते हैं। इसमें आप देखें कि S 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अगर मैं 1 डिग्री मालूम करूं, जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, दैट इज 57.3 डिग्री। इसी हिसाब से अगर मैं 1 डिग्री मालूम करूं तो 1 डिग्री कितने रेडियंस के इक्वल होगा। देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखा है, 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 360 डिग्री को इज इक्वल को इस तरफ लेके जाएं तो ये डिवाइड हो जाएगा किसके साथ, 2π के साथ। 2π रेडियन के साथ 360 को आप डिवाइड करो। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो वहां पे कुछ नहीं होगा, दैट इज 1 डिग्री वहां पे बचेगा। तो आप देखें कि 360 डिग्री ये हो गया, ऊपर आपके पास क्या है, 2π है, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू 3.14 हो गया, नीचे आपके पास क्या है, 360 डिग्री है। अगर आप इसको डिवाइड करोगे, ऊपर इसको मल्टीप्लाई करोगे, मतलब पाई को 2 के साथ, तो ये 6.28 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 360। तो फिर 6.28 को डिवाइड करें 360 के साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज 0.01745 रेडियन। इसका मतलब है कि 1 डिग्री जो होता है इक्वल होता है 0.01745 रेडियंस के। ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। देखें, हमने यहाँ पे सेम वैसा ही यहाँ पे एक सर्कल हमने बनाया है। सर्कल में आप देखें कि यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट्स फिर से नजर आ रही हैं, दैट इज पॉइंट P1 एंड पॉइंट P2, और आपके पास 2 एंगल्स भी यहाँ पे नजर आ रही हैं, दैट इज θ1 एंड θ2। इसका मतलब है कि ये जो रेडियस इसका बनाया हुआ है, इस रेडियस के साथ जो पॉइंट P1 है वो एक एंगल बना रहा है जिसका नाम है θ1। इसी हिसाब से P1 से लेके P2 तक जो दूसरा रेडियस हमारे पास बनाया है उसके दरमियान जो हमारे पास एंगल है जिसका नाम है θ2। इसी हिसाब से अगर पॉइंट P1 पे देखें तो वहां पे टाइम हमारे पास T1 है। इसी हिसाब से पॉइंट P2 पे देखें तो वहां पे हमारे पास टाइम T2 है। अब T1 और T2 मतलब एक बॉडी अगर एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ जा रही है तो जाहिर सी बात है इसके टाइम में भी कोई चेंजेस आएंगी, और वो पॉइंट P1 से अगर पॉइंट P2 तक जा रही है तो जाहिर सी बात है वो अपना डिस्प्लेसमेंट भी चेंज कर रहा है। तो हम सिंपली जैसे हम लीनियर वेलोसिटी के अंदर पढ़ते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट is called
लीनियर वेलोसिटी। अब यहाँ पे क्या कहेंगे, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि थीटा 1 और थीटा 2, थीटा 1 और थीटा 2 किस चीज को डिपेंड कर रहा है, थीटा 1 जो है वो इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और थीटा 2 आपके पास क्या है, फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, दैट इज डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा की डिवाइड में क्या आएगा, डेल्टा टी आएगा, क्योंकि टाइम के अंदर भी चेंज आ रहा है। तो आप सिंपली इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, दैट द ग्रीक वर्ड। Angular velocity is denoted by omega. Therefore, omega is equal to delta theta. Delta theta किस चीज को डिपेंड कर रहा है, चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी है। तो डेल्टा टी फिर किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, चेंज ऑफ टाइम को। तो सिंपली आपके पास क्या आ गया, इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या सिंपली आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा थीटा आपका किसके इक्वल है, इसका मतलब है चेंज है, डिफरेंस है दो डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, इनिशियल और फाइनल। तो यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज को, डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, ये रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज ऑफ टाइम को। ठीक है, इसी हिसाब से ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो इसी हिसाब से अगर हम देखें तो डेल्टा थीटा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, उसका यूनिट हमने क्या ड्राइव किया था, उसका यूनिट हमने देखा था रेडियन, वो डिवाइडेड बाय क्या है, टाइम है। तो टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा थीटा रेडियन हो गया, टाइम को हम सेकेंड में मेजर करते हैं। द यूनिट फॉर एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। दूसरे लफ्जों में अगर हम देखें, अगर हम इसको इग्नोर कर दें, मतलब रेडियन, फर्ज करें कि हमारा रेडियन बन ही नहीं रहा, इस सर्किल के अंदर कोई रेडियन हमारे पास बन नहीं रहा, तो रेडियन अगर निकल जाएगा तो वहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड किसका यूनिट होता है, 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड, या सेकेंड को आप ऊपर लेके आ जाएंगे तो ये पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का एक और यूनिट आ रहा है जिसके नाम है पर सेकेंड। तो एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो पर सेकेंड जो यूनिट होता है वो किसका होता है, वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। इसी हिसाब से एंगुलर वेलोसिटी को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पर सेकेंड आपके पास यूनिट आया है, तो पर सेकेंड किसका यूनिट है, पर सेकेंड आपके पास यूनिट है किसका, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। हिसाब से अगर हम बात करें इसकी डायरेक्शन की, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा हुआ है कि वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट हो, एक्सेलरेशन हो, ये सारे के सारे क्या हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी हैं। इसका मतलब है कि इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। क्या जो ये कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का या एंगुलर वेलोसिटी का या एंगुलर एक्सेलरेशन का, क्या इसमें भी कोई डायरेक्शन है या नहीं है, ऑफ कोर्स है। अगर हम देखें डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी की, ठीक है, आप देखें तो यहाँ पे आपके पास दो फिगर्स आपको नजर आ रही हैं। एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, सो इट्स डायरेक्शन इज फाउंड बाय द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। किसमें, राइट हैंड रूल में। अगर आप इस फिगर में देखें, इस सर्किल में देखें, और ऊपर आपके पास क्या है, एक फिगर बनी हुई है और नीचे आपके पास एक दूसरी फिगर बनी हुई है। ठीक है, अगर हम सर्किल की बात करें तो सर्किल में ये अगर फर्ज करें यहाँ पे सर्किल है, अगर सर्किल को मैं इस तरह से, ये जो फिंगर है मेरे पास, जो कर्ली फिंगर्स हैं, अगर मैं इसको इस तरह से मूव कराऊं तो ये बॉडी इस तरह से मूव करे, इसका मतलब है कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे। ये डायरेक्शन आपको क्या नजर आ रही है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये क्या है, ये इसकी मूवमेंट है, लेकिन थंब जो है वो इरेक्ट है, सीधा है। इसका मतलब है कि ये इस प्लेन से आउट है, प्लेन से आउट है। इसका मतलब है कि ये थंब जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इस एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को। ठीक है, ये देखिए पॉइंट P1 से लेके पॉइंट P2 तक ये बॉडी इस तरह से मूव करे, पॉइंट P1 से लेके पॉइंट, मतलब ये इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और ये फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये बॉडी जब कवर करेगी तो थंब की जो डायरेक्शन होगी वो इस प्लेन से, इस सर्किल से क्या होगी, आउट होगी, बाहर की तरफ होगी।
ठीक है। अब नीचे वाली फिगर में आप देखें तो इसमें आपने थंब की डायरेक्शन आउटवर्ड देखी, मतलब प्लेन से वो आउट है, ठीक है। लेकिन अगर इसको मैं उल्टा कर दूं, इसको इस तरह से कर दूं, ऐसे इसको हम कर दें, ठीक है, तो डायरेक्शन अब आपके पास क्या हो जाएगी, आपके पास डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप देखेंगे तो ये डायरेक्शन आपके पास क्या है, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में अगर ये बॉडी मूव कर रही है तो थंब की डायरेक्शन क्या है, ये अगर सर्किल है आपके पास तो पहले सर्किल की डायरेक्शन क्या थी, प्लेन से आउट था, अब प्लेन के क्या होगा, इनसाइड होगा, अंदर की तरफ होगा, ऐसे अंदर की तरफ होगा। तो ये डायरेक्शन क्या हो गई, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। थंब की डायरेक्शन वैसे भी इरेक्ट है, ठीक है। तो थंब की डायरेक्शन की वजह से आपको जो डायरेक्शन दे रहा है, एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन दे रहा है, वो कौन दे रहा है, वो थंब दे रहा है। एक प्लेन से आउट है, दूसरा प्लेन के इनसाइड है, अंदर की तरफ है, मतलब सर्किल के अंदर की तरफ होगा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज में इनसाइड द प्लेन हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज में आउटसाइड द प्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये होती है इसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो हमने इसको किस तरह से फाउंड आउट किया, इसको हमने राइट हैंड रूल के हिसाब से हमने इसको फाउंड किया, ठीक है। आगे एक और फिगर आपको नजर आ रही है और कॉन्सेप्ट है हमारे पास एंगुलर एक्सीलरेशन का। अब एंगुलर एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपली जैसे हमने लीनियर एक्सीलरेशन को डिस्कस किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, लेकिन यहां पे क्या होगा, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एक फिगर में आप देखें ध्यान से कि यहाँ पे दो पॉइंट्स आपको फिर से नजर आ रही हैं। एक पॉइंट आपके पास है पॉइंट P1, दूसरी आपके पास P2 है। तो यहाँ पे एक पॉइंट के ऊपर आपके पास V लिखा हुआ है और दूसरी पॉइंट पे भी आपके पास V लिखा हुआ है, मतलब एक है वो किसी सर्कुलर सर्कमफेरेंस के अंदर मूव कर रही है, किसी सर्किल पाथ के अंदर मूव कर रही है। तो जाहिर सी बात है, हमने अभी अभी डिस्कस किया कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो उसके हिसाब से उसकी जो वेलोसिटी होगी वो एंगुलर वेलोसिटी होगी, जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे V की जगह पे जो पॉइंट P1 है वहां पे आपके पास एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई, ओमेगा 1 होगी। दूसरी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। क्या किया, जाहिर सी बात है इस वेलोसिटी को चेंज होने में, इस एंगुलर वेलोसिटी को चेंज होने में कुछ टाइम तो लगा होगा। तो सिंपली द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। टाइम के हिसाब से जो एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन कहते हैं। इस एंगुलर एक्सीलरेशन को हम डिनोट करते हैं सिंपली, अगर आप देखें कि एंगुलर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। एंगुलर एक्सीलरेशन इज डिनोटेड बाय अल्फा। इसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा ओमेगा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को। डेल्टा टी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज ऑफ टाइम को। तो टाइम के हिसाब से जो एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। आप सिंपली ये कहें कि चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा फॉर अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्या है, ओमेगा 2 फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा 1 क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है। इसी हिसाब से फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम, ठीक हो गया। यूनिट की बात करें तो डेल्टा ओमेगा, डेल्टा ओमेगा मतलब क्या है, चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी का अभी अभी हमने यूनिट देखा था, वो यूनिट क्या था आपके पास, रेडियन पर सेकेंड। लेकिन इसके डिवाइड में टाइम और भी है, तो वो जो पर सेकेंड है इसके साथ दूसरा सेकेंड भी है, तो वो सेकेंड इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, द यूनिट फॉर एंगुलर एक्सीलरेशन दैट इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट फॉर किसका, एंगुलर एक्सीलरेशन का। अब उसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन इज ऑलवेज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अगर फर्स्ट करें ये आपको एक सर्कुलर व्हील आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अगर ये सर्कुलर व्हील है, अब जैसे ये अगर मूव करेगा तो ये इसकी एक एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगी, ठीक है। इसी हिसाब से अगर मैं इस व्हील को इस तरह से इसको मैं पुश करूंगा, इसको मैं पुश करूंगा तो पुश करने से क्या होगा, एक अप्लाइड फोर्स होगी। अब जिस डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में वो क्या करेगा, वो बॉडी जो है वो इस तरह से मूव करेगी, ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन सेम वही डायरेक्शन होती है जो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन होगी।
एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इसके ऊपर डिपेंड करती है जो आप इसके ऊपर बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो। भाई आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा हुआ है कि व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी द बॉडी मस्ट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। फोर्स लगाने के बाद बॉडी के अंदर क्या होती है, एक एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होती है। जब आप जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में बॉडी की एक्सेलरेशन होगी। तो फोर्स की वजह से बॉडी को क्या मिल रही है, एक एक्सेलरेशन मिल रही है। जो डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, उस एक्सेलरेशन की होगी। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन का। सबसे पहले हमने डिस्कस किया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, फिर हमने एंगुलर वेलोसिटी को हमने देखा, फिर उसके बाद लास्ट में हमने एंगुलर एक्सेलरेशन को देखा। उसकी डेरिवेशन भी आपने देखी, उसका फार्मूला भी देखा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या है और एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है। उसके यूनिट्स के बारे में भी हमने बात की और उसकी डायरेक्शन की भी बात की। उम्मीद है टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।